Good morning, student. I am Varnesh Kumar. Today your classes, OBG classes is eclampsia. So first we will see the what is the eclampsia. Eclampsia, it is a derived from Greek word meaning like a flashlighting. It may occur quite abruptly without any warning manifestation. The disease is preceded by the features of the severe pre-eclampsia. ठीक है, pre-eclampsia जो वर्ड है वो ग्रीक से स्टार्ट हुआ है, जिसका मीनिंग है लाइक ए फ्लैश लाइटनिंग। मतलब जो भी सिम्टम्स होते हैं वो अचानक से होते हैं और कन्वर्जन भी जो अचानक से होता है, इसलिए उसको कहते हैं लाइक ए फ्लैश लाइटिंग। ठीक है, तो दिस ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट द eclampsia. Now next is the definition. That is very simple. When the pre-eclampsia is complicated with the convulsion and coma, that condition is called eclampsia. इससे पहले भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब pre-eclampsia कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो बीपी ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन यूरिया भी रहेगा, एडिमा भी रहेगा, विथ कन्वल्शन आएगा पेशेंट को और पेशेंट कोमा में चले जाएगी। तो ऐसा कंडीशन को हम कहेंगे eclampsia. So definition is pre-eclampsia when complicated with the convulsion and coma is called eclampsia. Incidence of eclampsia in India, 1 in 500 pregnancies common in प्राइमी ग्रेविडा। इंडिया में जनरली eclampsia के केसेस 500 अगर एडमिट हो रहे हैं केसेस प्रेगनेंसी के, तो उनमें एक को eclampsia की शिकायत रहती ही है, और कॉमन ये प्राइमी ग्रेविडा वाले केसेस में रहता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी वाले केसेस में। ओके, इस इथियोलॉजी, इससे पहले भी हम जो प्री eclampsia में इथियोलॉजी पढ़े हैं सेम ही आएगा, वही चीज़ आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इथियोलॉजी में वही है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, जेनेटिकली हेरिडिटरी है, बीपी का है तो उनको हो सकता है एबनॉर्मल कोगुलेशन, ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइप एबनॉर्मल है, ठीक है, एंडोथेलियल सेल इंजरी है, ठीक है, अगर यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी है, एंडोथेलियल में हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसके कारण पेशेंट को eclampsia हो सकता है। अल्टरेशन इन नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, जिससे मदर को ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होगा। अल्टरेशन इन प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें, अल्टरेशन इज ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण पेशेंट को eclampsia होता है। नाउ नेक्स्ट लास्ट इज एबनॉर्मल साइटोट्रोफोब्लास्ट इन्वेशन, जो कि पैथोफिजियोलॉजी में प्री eclampsia के टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट इन्वेशन। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट मीन्स जहाँ प्लेसेंटा डेवलप होता है, ठीक है, वो वहाँ के आर्टरी और वेन जब कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो वो कंडीशन को कहेंगे। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द इथियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ऑल्सो सेम लाइक प्री eclampsia, तो फिर से रिपीट कर सकते हैं। एबनॉर्मल ट्रोफोप्लास्ट इन्वेशन के कारण क्या होगा, डिक्रीज यूट्राइन प्लेसेंटल ब्लड फ्लो रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट प्लेसेंटल इस्चीमिया विल बी देयर। प्लेसेंटा इस्चीमिया के कारण क्या होगा, प्लेसेंटल रिलीज प्रोटीन ज़्यादा रिलीज करने लगेंगे ब्लड में, उसके कारण क्या होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस में ये इम्बैलेंस रहेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन हाई रहेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वेस्कुलर सेंसिटिव जो वेन आर्टरी ज़्यादा सेंसिटिव, एंडोथेलियल भी जो 1 है वो हाई रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो रीनल प्रेशर न्यूट्रेसिस जो किडनी है वो सोडियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो रिलीज करने लगते हैं, तो सोडियम एंड प्रोटीन वो ज़्यादा एक्सक्रीट होने लगते हैं यूरिन के थ्रू। ठीक है, जिसके कारण बीपी हाई होने लगेगा पेशेंट का और प्री eclampsia होगा, और व्हेन प्री eclampsia इज कॉम्प्लिकेटेड इट विल लीड टू eclampsia। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कॉजेज ऑफ कन्वल्शन। इससे पहले हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़े, जनरली कॉजेज क्यों होता है उसके कारण है। फर्स्ट इज एनोक्सिया, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण सेरिब्रल एडिमा होगा पेशेंट को, ठीक है, जिसके कारण क्या है, पेशेंट को सडन कन्वल्शन आने लगते हैं। ठीक है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड है, आप उसको
समझ सकते हैं। जैसे पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गया, आपको कॉजेज ऑफ कन्वल्शन भी क्लियर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द एनोसिया cerebral edema will be there, after that convulsion may occur. Now that is very important sign and symptom of eclampsia generally पूछा जाता है। There are 4 stages of eclampsia. तो फर्स्ट जो स्टेज सिम्टम्स रहता है एक्लेम्शिया, जब कन्वल्शन आता है तो पेशेंट को क्या होता है। तो फर्स्ट इज ए प्री मॉनिटरिंग स्टेज, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज को प्री मॉनिटरिंग स्टेज। इसमें क्या रहेगा पेशेंट को, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, द आई आर रोल्ड अप एंड ट्विच ऑफ द फेस एंड हैंड। ठीक है, इसमें आई वो अपनी आईज को रोल अप कर देंगे। ठीक है, और फेस और फिंगर्स में ट्विचिंग आ जाएगी, और ये लास्ट 30 सेकंड तक रहेगा। ये फर्स्ट जब कन्वल्शन आता है उसका सबसे पहला स्टेज है, प्री मॉनिटरिंग स्टेज बोलते हैं। आई रोल अप हो जाएगा एंड ट्विचिंग ऑफ द फेस एंड फिंगर्स, एंड ये लास्ट 30 सेकंड तक रहेगा। ठीक है, इज ए टॉनिक स्टेज, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं टॉनिक स्टेज। What do you mean by tonic stage? Generalized tonic contraction of the whole body muscles with the opisthotonus and cyanosis. It lasts for about the 30 seconds. ठीक है, जनरली इसमें क्या होगा, फर्स्ट आई रोल अप रहेगा प्री मॉनिटरिंग स्टेज में, ट्विचिंग रहेगा। उसके बाद पूरे पेशेंट अपनी बॉडी को पूरे जो भी है आकार में मसल को स्टिच कर देते हैं। ठीक है, धनुष के आकार में। ठीक है, लाइक इट जब टेटनस में हो जाता है पेशेंट को, उसी तरह। ठीक है, ऑपिस्थोनस मतलब धनुष के आकार से वो अपने पूरे बॉडी को पूरे स्टफ कर देते हैं, अकड़ देते हैं। ये 30 सेकंड तक होता है। ठीक है, दैट इज टॉनिक स्टेज। नाउ नेक्स्ट इज द क्लॉनिक स्टेज। क्लॉनिक स्टेज में क्या होगा, कन्वल्शन ऑकर वेयर देयर इज अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी मसल्स। उसके बाद टॉनिक स्टेज 30 सेकंड तक होगा, फिर उसके बाद वो कन्वल्शन स्टार्ट होने लगेगा पेशेंट को, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन कुछ टाइम तक कन्वल्शन आएगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा, कंट्रैक्शन आएगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा। इस टाइम पे पेशेंट अपने टंग को बाइट भी कर सकते हैं, बाइटिंग ऑफ द टंग ऑकर। दिस लास्ट फॉर द 1 to 4 मिनट। ये जो स्टेज होता है लास्ट 1 to 4 मिनट तक होता है। टंग बाइट ना करे उसके लिए हम जितने भी नर्सिंग केयर रहता है उसमें हमको टंग डिप्रेसर, एयरवे वगैरह माउथ में लगाना पड़ता है। क्लियर है। नाउ लास्ट कोमेटोज स्टेज। उसके बाद कन्वल्शन स्टेज के बाद सीधा लास्ट में कोमेटोज स्टेज, मतलब टोटली डीप ब्रीथ एंड कोमा में पेशेंट चले जाती है। द पेशेंट वूमन फॉल्स डीपली अनकॉन्शियस एंड ब्रीथली नॉइजली। This can last only few minutes or may be persistent for the hour. ठीक है, तो डीपली ब्रीथ में चले जाती हैं और पूरे जो ब्रीथिंग लेती हैं नॉइसली लेंगी, डीप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉमा स्टेज में चले जाते हैं, कुछ टाइम मिनट तक रहेगा या फिर लास्ट 1 घंटे तक वो रह सकता है। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द कोमेटोज स्टेज। नेक्स्ट उसके अलावा भी अलार्मिंग सिम्टम है जो प्री एक्लेम्शिया की स्लाइड में मैंने आपको बताया है, वो सारी चीज़ें आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि हेडेक, डिस्टर्ब स्लीप, डिमिनिश्ड यूरिन आउटपुट, एपिगैस्ट्रिक पेन, आई सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल वेट गेन होगा, पेशेंट को बीपी हाई रहेगा 140/90 mm ऑफ Hg, इसके अबव रहेगा, प्रोटीन यूरिया रहेगा। ठीक है, और the uric acid level is more than the 4.5 mg, serum creatinine will be more than 1 mg per dl. So these are the alarming symptoms. Now onset of fits. अचानक से जो फिट्स है जनरली किस केसेस में आएंगे। फिट्स ऑकर मोर कॉमनली बियॉन्ड द 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जनरली 36 जो वीक्स कंप्लीट जिनका होता है जिस वुमन को, उनको जनरली चांसेस रहता है। एक तो एंटीपार्टम एक्लेम्शिया 50% चांसेस रहता है एंटीपार्टम टाइम पे। ठीक है, डिलीवरी के पहले। इंट्रापार्टम जो लेबर ट्रॉली में होता है वो 25% चांसेस रहता है केसेस में होगा। एंड पोस्टपार्टम एक्लेम्शिया 25 रहता है, जो कि ज़्यादा डेंजर रहता है, ऑकर विद इन द 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी। इट इज़ यूजली द मोस्ट डेंजरस वन, क्योंकि उस टाइम पे प्लेसेंटा डिटैच होता है, ब्लीडिंग हैवी होने के चांसेस है, जिसके कारण पेशेंट शॉक में जा सकती है। क्लियर है। तो दिस आर द ऑनसेट ऑफ फिट्स। सिवियरिटी ऑफ एक्लेम्शिया, किस कंडीशन में ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, व्हेन द ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा,
140/90 के अबव रहेगा। सिस्टोलिक प्रेशर ही 200 mg तक चला जाएगा। टेम्परेचर भी अगर पेशेंट को रहेगा, ब्लड प्रेशर 120/mm ऑफ Hg अगर पेशेंट को है। रेस्पिरेटरी रेट 40 पर मिनट मोर देन, और कन्वल्शन भी ज़्यादा अगर आ रहा है, मोर देन 10 कन्वल्शन रिपीटेड आ रहा है। रिलैक्सेशन कम है, बार बार कन्वल्शन आ रहा है, तो ऐसे ये सीवियर एक्लेम्शिया में आएंगे। नाउ डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब अगर एक बार पेशेंट को अगर एक्लेम्शिया हो चुका है, ठीक है, कन्वल्शन हो चुका है, तो और भी क्या क्या उसके कारण डिजीज हो सकते हैं, लाइक एपिलेप्सी, ठीक है, कभी भी सीजर्स आ सकते हैं उसको। इंट्राक्रेनियल हैमरेज, उसके कारण उनको क्रेनियल हैमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन में। हिस्टीरिया मीन्स अगर कोई ऐसा सिचुएशन अगर आती है जिससे उनको टेंशन होता है, तो उस टाइम पे उनको ऐसे सीजर्स आएंगे बार बार, ठीक है। मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, ठीक है, वो हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर हो सकता है ब्लड कलेक्शन के कारण। so these all the about the differential diagnosis. Now last is management, that is very important. तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम जनरल मेजर पेशेंट आती हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन तो ज़रूरी है। तो अपन को क्या ध्यान रखना है, हॉस्पिटलाइजेशन इज मॉन्डिटरी आफ्टर सेडेशन, सेल्फ रिटेन पॉलिश कैथेटर इज अप्लाइड, ठीक है। कन्वर्शन वाले केस आते हैं तो वो ऑलरेडी कॉमा में रहते हैं, तो हमको तुरंत हमारा नर्सिंग केयर क्या है, पॉलिश कैथेटर पेशेंट को अप्लाई करना है। और यूरिन आउटपुट बिल्कुल चेक करना है, इनपुट आउटपुट एकदम स्ट्रिक्टली चेक करना है। और यूरिन प्रोटीन, यूरिया, हेमेचूरिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारे चीज़ अपन को चेक करना है। एंड केयर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कन्वर्शन होता है तो ये सारी चीज़ों को अपन को ध्यान रखना है, लाइक हेड डाउन टिल द हेल्प ड्रेनेज बाय द ब्रोंकियल सिक्रेशन। जैसे ही कन्वर्शन आता है, रिलैक्स होती है, तो अपन को उनके हेड को साइड में टिल करके रखना है ताकि सिक्रेशन को वो एस्पिरेट ना कर ले, ठीक है। इसीलिए उनका हेड को टिल करके रखना है। फ्रिक्वेंट चेंजेस द पेशेंट पोजीशन, ठीक है, अगर वो कॉमा में है, कन्वर्शन के बाद वो कॉमा में है, अनकॉन्शियस है, तो उनके पोजीशन को एक ही पोजीशन में रखना है, उनकी पोजीशन को चेंज करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो, ठीक है। कीप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन बाय द एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस एंड थ्रू द प्लास्टिक एयरवे, ठीक है। और जो भी सिक्रेशन आ रहा है उनको सक्शन के थ्रू अपन को, या म्यूकस सकर के थ्रू अपन उनको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक एयरवे अपन को अप्लाई करना है ताकि टंग बाइटिंग ना करे, ठीक है। और एंटीबायोटिक देना है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। एंड ऑक्सीजन इज मस्ट, ऑक्सीजनेशन एडमिनिस्ट्रेट ड्यूरिंग द आफ्टर द फीड, ठीक है। ड्यूरिंग भी और आफ्टर भी अपन को ऑक्सीजन देना है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। टू टंग इन प्रोटेक्टेड बाय द बाइटिंग बाय द प्लास्टिक माउथ गैग, ठीक है, उसके तो हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन फॉर मदर एंड फीटल, उसके बाद हम अपन को मदर का पूरा ऑब्जर्वेशन, टीपी या बीपी फिर से चेक करना है, प्लस बेबी का कंडीशन देखना है, क्योंकि फिट्स आ चुके हैं तो उनका मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, एफएसएच अच्छे से आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो सारा चीज़ अपन को चेक, ठीक है। मेडिकल मेजर में, ट्रीटमेंट में, जैसे प्री एक्लेम्शिया में है वो सारा चीज़ आप डाल सकते हैं। सेडेटिव्स, मॉर्फिन 10 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर 10 to 20 mg IM, डेज़ापाम एम्प्यूल देना 10 mg IV। हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो कि प्री एक्लेम्शिया में बताया था, सेम वही है, मिथाइल डोपा, लेबिटालोल, नेफिडेपिन, हाइड्रोलाजिन, ठीक है। एंड एंटी कन्वल्शन ना आए उसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट देना है पेशेंट को। फिनाइटोइन देना है 18 ग्राम पर केजी बॉडी वेट स्लोली IV, ठीक है। ये सब सेडेटिव्स है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, ठीक है। सोडियम थियोपेंटोन 25 mg IV यूजिंग इन एमरजेंसी, सेडेटिव्स है एंड डाययूरेटिक्स, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द मेडिसिन। नाउ एक्चुअल मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे एक्लेम्शिया में, एंटी कन्वल्शन एंड एंटी हाइपरटेंसिव और डायरेक्ट्रिस हम ड्रग पूरा ट्रीटमेंट देंगे जो पहले मैंने बताया, ठीक है। अब अपन को देखना है पेशेंट इन लेबर, पेशेंट नॉट इन लेबर,
ठीक है, पेशेंट का कंडीशन कैसा है, लेबर पेन था पेशेंट को, उनका एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी हो आ गया है, कंप्लीट हो चुका है, सर्विक्स डायलेट है, तो वो सारे पेशेंट इन लेबर में आएंगे। ठीक है, नॉट इन लेबर जिनका एक्सपेक्टेड डिलीवरी नहीं हुआ है, सर्विक्स डायलेट नहीं है, वो सब नॉट इन डिलीवरी में आएंगे। ठीक है, अगर लेबर इन लेबर है, मतलब उस एक्सपेक्टेड डिलीवरी कंप्लीट हो चुका है, सर्विक्स डायरेक्ट हो चुका है, तो हम आर्टिफिशियल रप्चर आप आर्टिफिशियल रप्चर आप मेम्ब्रेन करके नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट का कराएंगे, या फिर फॉर्सेप या वैक्यूम के थ्रू। ठीक है, अगर ये नहीं हो पाता है तो हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे। ठीक है, इन लेबर में अगर सर्विक्स डायलेट है, एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में। एंड नॉट इन लेबर, जब वो लेबर नहीं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कंप्लीट नहीं हो चुका है, अभी टाइम है, ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे, दो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, फिट्स कंट्रोल हो चुका है कि नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब कन्वल्शन अभी भी आ रहा है, एक हो चुका है और एक में नहीं हो चुका है। ठीक है, अगर नहीं, फिट्स नॉट कंट्रोल, 6 to 8 आवर आप वेट किए, अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिट्स बीच बीच में आ ही रहा है, तो अपन को किसी भी तरह से डिलीवरी कराना है। ठीक है, असिस्ट बाय द इंडक्शन स्कोर, फिर उसमें देखेंगे हम फेवरेबल है कि नहीं, सर्विक्स डायलेट है कि नहीं। इफ फेवरेबल, अनफेवरेबल वही है, अगर फेवरेबल है मतलब सर्विक्स डायलिटेशन है, ठीक है, तो ARM करके ऑक्सीटोसिन देके हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। अनफेवरेबल है, सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम CS करेंगे इमरजेंसी में। लेकिन हाँ, 34 वीक्स कंप्लीट होना मस्ट है। ठीक है, तो ये नॉट इन कंट्रोल, अगर 6 to 8 आवर में ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम ये चीज़ करेंगे। ठीक है, एक कंट्रोल है, तो हम लोग को देखना है कि मैच्योर ऑफ द बेबी, प्री मैच्योर और डेड। ठीक है, अब बेबी मैच्योर है कि प्री मैच्योर है कि डेड है। इफ मैच्योर बेबी है, ठीक है, तो अपन नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं ऑक्सीटोसिन NCS के थ्रू। ठीक है, इफ मैच्योर प्री मैच्योर है, तो अपन को एक्सपेक्टेड डेट और डिलीवरी कंप्लीट करना है स्ट्रिक्ट सुपरविजन में। ठीक है, उसके बाद जब उनका टाइम आएगा, तब हम उनका इंडक्शन ऑफ लेबर थ्रू द ऑक्सीटोसिन वगैरह दे के हम उनका नॉर्मल डिलीवरी और CS करेंगे। ठीक है, इफ बेबी डेड है, तो वेट फॉर स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन। कई ऐसे केसेस आते हैं, बेबी डेड रहने के बाद भी वो बोलते हैं अपन को CS नहीं कराना है, नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है, तो उस टाइम पे भी हम उनका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन का वेट करेंगे और उनका डिलीवरी कराएंगे। ठीक है, ये होगी फिट्स नॉट। तो थैंक यू, दिस ऑल अबाउट द एक्लेम्शिया। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।